नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत के संविधान में राष्ट्रपति की जो शक्तियां दी गई हैं कि वह अपनी शक्तियों को कितनी प्रकार से प्रयोग कर सकता है और कहां कहां कर सकता है, इसके बारे में हम लोग आज विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोगों को बताया जा चुका है कि जो राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है और उपराष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? वो भी लिया गया है आपका अमेरिका से, महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये सब चीज़ें आपको पीछे बताई जा चुकी हैं और आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति की 7 प्रकार की शक्तियां हैं। हम देखेंगे कौन कौन सी शक्तियां इसमें हैं। कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और सैन्य शक्तियां, राजनयिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। ठीक, तो ये 7 शक्तियां उसको दी गई हैं। अब इनके बारे में हम देखेंगे ये किस प्रकार की शक्तियां हैं। तो जो कार्यकारी शक्तियां हैं, तो अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 के तहत कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अर्थात जितने भी कार्य किए जाएंगे वो किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक, यानी सारे कार्य जो भी होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। और राष्ट्रपति का क्या कार्य है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करना। अंतर्राज्यीय परिषद क्या होता है? यदि 1 या 2 राज्यों के मध्य या 2 या अधिक राज्यों के मध्य कोई वैसे वाद विवाद हैं, कोई ऐसे मामले हैं जो 2 राज्यों के क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं, तो इन चीज़ों पर सुझाव और परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। ठीक, और क्या करता है? अनुच्छेद 77 में कहा गया है कि समस्त कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत के जो भी कार्य होंगे वो कार्य किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। फिर है अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि सारे कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को उपलब्ध कराएं। ठीक, तो इस प्रकार से 78 में क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री का दायित्व है कि जो सभी कार्य हैं उसकी जानकारी किसको दे? राष्ट्रपति को दे। अब देखेंगे अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि राज्य में किसी कारणवश राज्यपाल द्वारा किसी राज्य का जो है शासन तंत्र या संवैधानिक तंत्र सही से न चल पाने की स्थिति में वो क्या करता है? वो किसी अन्य व्यक्ति को उस राज्य के संचालन के लिए अपने द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक, किसके कृत्यों का निर्वहन के लिए? राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन के लिए किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अनुच्छेद 160 के तहत किसी भी राज्य में किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। ठीक, ये उसके कार्य हो गए। अब हम देखेंगे विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में क्या है इसकी? तो विधायी शक्तियों में देखेंगे अनुच्छेद 108 है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन जब दोनों सदन कार्य में न हो, आप जानते हैं कि जो भी कानून बनता है वो दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करके ही बनता है और तभी वो मान्य होता है। किसको छोड़कर? धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक ही ऐसा विधेयक है जिसके बारे में राज्यसभा की शक्तियां कमजोर हैं, अन्यथा और जो भी कार्य हैं वो दोनों लोगों की सहमति से ही आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि केवल राज्यसभा या लोकसभा ही कार्य में हो तभी भी कोई कानून नहीं बन सकता। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि दोनों सदन कार्य में न हो तो राष्ट्रपति क्या बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लेकिन 2 आधारों पर नहीं बुलाया जा सकता। क्या? संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, 2 आधारों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता।
संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक। क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक में क्या होता है, दोनों सदनों द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी होता है। और धन विधेयक में क्या होता है, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, और जब वो पेश किया जाता है तो वह फिर पहले राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, और हस्ताक्षर करने के बाद ही लोकसभा में प्रवेश होता है, और जब लोकसभा में प्रवेश होने के बाद जब वो पास हो जाता है तो जब फिर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसे लौटा नहीं सकता। इसलिए जब लौटा नहीं सकता तो फिर ऐसी कोई प्रक्रिया उत्पन्न ही नहीं होती है कि इस पर संयुक्त अधिवेशन की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। कुछ समान विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो क्या होता है, यदि जो भी उपस्थित हैं वो लोग यदि अपने बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दें तो वो विधेयक पास मान लिया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है संयुक्त अधिवेशन हो गया। फिर हम देखेंगे अधिवेशनों को आहूत करना। जो हमारे संसद के अधिवेशन हैं तो यह कहा गया है कि वर्ष में 2 अधिवेशन होना चाहिए, और प्रत्येक 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक अधिवेशन चल रहा है, इसकी अंतिम तिथि समाप्त हुई, और जो अगली तिथि आने वाली है, इन दोनों तिथियों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 अधिवेशन आहूत करता है। तो अधिवेशन को आहूत करना और सत्रावसान करना अर्थात उसकी समाप्ति करना, दोनों किसके कार्य हैं, दोनों राष्ट्रपति के विधायी कार्य हैं। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 85, 86, अनुच्छेद 80, 200, 123, ये भी किसमें है, विधायी शक्ति में। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 85 क्या है। 85 के तहत ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। 85 के तहत लोकसभा को उसके कार्य समाप्ति से पहले, वैसे लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, लेकिन कार्य की समाप्ति के पहले भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। अब देखेंगे हम अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 के तहत कोई ऐसा विधेयक जो सदन में लंबित है तो राष्ट्रपति इसके लिए सूचना भेज सकता है कि मामले को इतने समय तक लटकाया क्यों गया है। ठीक, इस प्रकार से 86 के तहत लंबित मामलों पर राष्ट्रपति संसद को अपने आदेश या निर्देश या कुछ भी वो भेज सकता है कि उसमें देरी न किया जाए, या जिस भी प्रकार का विलंब हो वो उसका उत्तर बताया जाए कि आखिर इसमें लेट क्यों हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 86 में लंबित विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति संदेश देता है। अब अनुच्छेद 80, तो अनुच्छेद 80 है राज्यसभा। तो जो राज्यसभा में कुल सदस्य होते हैं 250, तो जो 250 होते हैं 238 + 12, तो जो 212 हैं ये कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ते भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में समाहित है, अर्थात अनुच्छेद 80 के तहत ही जो 12 सदस्यों का राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है वो उसकी विधायी शक्तियों में सम्मिलित है। अब देखेंगे हम राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, इसमें 3 प्रकार की शक्तियां हैं। आप देखेंगे अत्यंतिक शक्तियां, निलंबनकारी शक्तियां और जेबी वीटो। अब ये जो अत्यंतिक शक्ति है, इसके तहत क्या करता है राष्ट्रपति, अनुमति नहीं देता है, अर्थात कोई विधेयक है उस पर अनुमति नहीं देता। लेकिन याद रखिएगा वह जो विधेयक है वह संविधान संशोधन विधेयक नहीं होगा और धन विधेयक नहीं होगा, अर्थात इन दोनों विधेयकों के अलावा अगर कोई विधेयक है तो उस पर राष्ट्रपति अगर अनुमति नहीं देता है तो वो राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है उसको किसके अंतर्गत रखा गया है, अत्यंतिक शक्ति के अंतर्गत रखा गया है। फिर देखेंगे निलंबनकारी, तो जो निलंबनकारी है दूसरी शक्ति, उसकी वीटो की दूसरी शक्ति है निलंबनकारी अनुच्छेद 111। तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, किसी भी विधेयक को, किनको छोड़कर, धन विधेयक को और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर, इनको क्या करता है, वो पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। तो जब पुनर्विचार के लिए लौटाता है और पुनः उसमें या तो संसद संशोधन करे या संशोधन न करे, पुनः वैसे लौटा दिया जाता है, तो क्या कर दिया जाता है, उसको राष्ट्रपति को अब की बार पास करना होता है, अर्थात
राष्ट्रपति उस पर आपके हस्ताक्षर करेंगे, वह पुनः उसे दोबारा नहीं लौटा सकते। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अनुच्छेद 11 के तहत 111 के तहत राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद को भेजता है। अब हम देखेंगे जेबी वीटो। तो जो जेबी वीटो है, तीसरी शक्ति किसमें, उसकी वीटो शक्ति में जो जेबी वीटो है, जेबी वीटो के तहत हमारे संविधान में यदि कोई ऐसा विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को छोड़ करके राष्ट्रपति के पास जाता है, तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति कितने समय के अंतर्गत उसको लौटाएगा या नहीं लौटाएगा, इसी कोई कार्यसीमा निश्चित नहीं है। तो यदि ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति कोई जवाब नहीं देता और अपने पास उसको रख लेता है, तो उसके बोलते हैं जेबी वीटो, क्योंकि इसका कोई समय निर्धारण नहीं है कि राष्ट्रपति कब उसको अपने पास से फिर वापस निकालेंगे। ऐसा अब तक केवल एक बार हुआ है। कब हुआ है? तो याद रखिएगा, ऐसा केवल एक बार हुआ है। कब? 1986 में। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। और मामला क्या था? डाक संशोधन विधेयक। डाक संशोधन विधेयक मामला था और उसको ज्ञानी जैल सिंह ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया और अपने पास उसको रख लिया। एक चीज़ याद रखिएगा, यदि एक राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर यदि जेबी वीटो का प्रयोग करता है, तो यदि कोई अगला राष्ट्रपति आता है तो वह उस विधेयक को भी दे सकता है या पास कर सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से अब तक केवल इस शक्ति का, जेबी वीटो का केवल एक बार प्रयोग किया गया है। 1986 में किसने किया था? राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने। कौन सा मामला था? डाक संशोधन विधेयक। ठीक, तो ये हो गई आपकी राष्ट्रपति की जेबी वीटो शक्तियां। अब आप समझ गए होंगे कि जेबी वीटो शक्तियां क्या होती हैं। अब इसमें पॉकेट वीटो याद रखिएगा। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो शक्ति क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को कितने दिन के अंदर अनुमति देगा या नहीं देगा, इसी कोई समय सीमा संविधान में लिखित नहीं है। अर्थात वो अपने पास बिना कुछ कहे उस विधेयक को रख लेता है। लेकिन दो विधेयकों को छोड़कर, किसको किसको? संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके और धन विधेयक को छोड़ करके। इससे जो अलग मामले होंगे उन्हीं पर ही प्रक्रियाएं राष्ट्रपति करता है। अब हम आगे देखेंगे न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में है अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति, जो इसके पहले आपको बताया जा चुका। क्षमादान की शक्तियां 4 प्रकार की हैं: प्रविलंबन, लघुकरण, विराम। तो इस प्रकार के ठीक, इस प्रकार से 4 क्षमादान की शक्तियां हैं: परिहार, प्रविलंबन, लघुकरण और विराम। तो ये 4 शक्तियां क्षमादान में दी गई हैं। इसको आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है। अब आगे देखेंगे हम अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 है कि राष्ट्रपति किसी भी विधि विषयक मामलों पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है। ठीक, क्या है? अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी विधि विषयक मामले पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 143 के तहत क्या है? राष्ट्रपति किसी भी विधि विषयक मामलों पर जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांगने की शक्ति दी गई है। आगे अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 103 के तहत किसी भी जो है किसी भी सदस्य को, जो सदन का हमारे सांसद है या संसद सदस्य है, उसको यदि अर्ह या अनर्ह घोषित करना या उसकी अयोग्यताओं के आधार पर राष्ट्रपति ने अर्ह या अनर्ह, अर्ह माने होता है योग्य और अनर्ह माने अयोग्य, तो कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति। किसी भी व्यक्ति को जो सदस्य चुना जा चुका है उसको योग्य या अयोग्य घोषित करने का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग के परामर्श से। ठीक, तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति योग्य या अयोग्य घोषित कर सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद
3 के तहत। किसको? संसद सदस्यों को। किन्हीं को भी अर्ह या अनर्ह अर्थात योग्य या अयोग्य घोषित कर सकता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 124 और 217। अनुच्छेद 124 के है कि भारत के लिए एक उच्चतम न्यायालय होगा। तो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय होगा, उसके जो न्यायाधीश हैं, तो जो उसके न्यायाधीश हैं सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये उसकी न्यायिक शक्तियां हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और 217 के तहत जो हाई कोर्ट हैं या उच्च न्यायालय हैं, जो सभी राज्यों में लगभग हैं, वर्तमान समय में 25 राज्यों में उच्च न्यायालय बन चुके हैं, तो जो उच्च न्यायालय हैं इनके भी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं, 124 सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय और 217 उच्च न्यायालय, इन दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे हम देखेंगे वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां में है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, तो वार्षिक वित्तीय विवरण के तहत क्या होता है? प्रत्येक वर्ष के जो आय और व्यय के ब्यौरे होते हैं उसको वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार कराया जाता है। और यह 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो विवरण होता है इसको राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों के सामने रखवाता है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है। तो ये वित्तीय शक्तियां में है कि अनुच्छेद 112 के तहत जो वार्षिक वित्तीय विवरण है इसका लेखा जोखा राष्ट्रपति दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत है वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के तहत क्या है? वित्त आयोग। इस वित्त आयोग के जो वित्त आयोग है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, अनुच्छेद 280 के तहत जो वित्त आयोग है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब हम देखेंगे सैन्य शक्तियां। तो सैन्य शक्तियां में है जो अनुच्छेद 53(2) के तहत राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, लेकिन यदि संसद चाहे तो संशोधन करके इसकी शक्तियों को कम कर सकती है। किसकी? राष्ट्रपति की शक्तियों को कम कर सकती है। कौन चाहे तो? संसद चाहे तो। वैसे सामान्य रूप से जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं अर्थात जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। अब हम देखेंगे राजनयिक शक्तियां। तो जो राजनयिक शक्तियां हैं इसके अंतर्गत जो भी विदेश का मामला होता है, चाहे संधि हो या समझौते हो, ठीक, संधि हो या समझौता हो, सभी किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, चाहे वो मंत्रिपरिषद करे या प्रधानमंत्री स्वयं करे। ठीक, या उनका कोई मंत्री या मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य यदि हो रहा है विदेश से संबंधित तो किसके नाम से किया जाएगा? वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज ये भी तय है कि इसमें मंत्रिपरिषद का परामर्श भी होता है। ठीक, तो राष्ट्रपति के नाम से तो होता है लेकिन मंत्रिपरिषद का भी परामर्श होता है। और देखेंगे हम राजनयिक शक्तियां में, तो विदेशों में जो हमारे राजदूत हैं, जो हमारा दूतावास स्थापित किया गया है उसके लिए जो राजदूत बनाए गए हैं, तो राजदूतों की नियुक्ति उनकी मतलब सारी जो भी प्रक्रियाएं हैं उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? राष्ट्रपति को दी गई है। उनकी नियुक्ति, उनके कार्यों का संचालन और किस प्रकार से, अर्थात वो विदेशों में अपने कार्यों को किस प्रकार से करेंगे और किस राजनयिक की नियुक्ति किस देश में होगी, इसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? राष्ट्रपति के ऊपर है। ठीक, तो ये राजनयिक शक्तियों में दो हो गए, विदेशी मामला, शांति और समझौता जो भी होंगे राष्ट्रपति के नाम से होंगे, प्लस राजनयिक, जो राजनयिक हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, क्योंकि राजनयिक जो होते हैं, दूतावास जो होते हैं, और इसमें होते हैं जो गुप्तचर,
कूटनीतिक प्रतिनिधि। कौन? कूटनीतिक प्रतिनिधि, अर्थात राजदूतों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों का, ठीक, सभी का जो नियुक्ति होता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये किस शक्ति के तहत? राजनयिक शक्ति के तहत। अब हम देखेंगे अगली जो 7वीं इसकी शक्ति है, आपातकालीन शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो 3 प्रकार से प्रदान की गई हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अब देखेंगे अनुच्छेद 352 क्या है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन कब? यदि मंत्रिपरिषद द्वारा उसे लिखित सूचना मिल जाए तब। किसे? राष्ट्रपति को यदि मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित सूचना मिल जाए कि हमारे देश में बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ये अब तक 3 बार लग चुका है, ठीक। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1975 में आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था, ठीक, याद रखिएगा, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तब से उसके बाद से आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और कौन सा शब्द ला दिया गया इसकी जगह पर? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द को ला दिया गया किसके स्थान पर? आंतरिक अशांति। अर्थात अब आंतरिक अशांति के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं की जा सकती है। क्या ला दिया गया उसके स्थान पर? सशस्त्र विद्रोह। तो अब तक 3 बार लगा है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन क्या होता है? यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, विफल होने का तात्पर्य है कि संविधान के उपबंधों के अनुसार राज्य के कार्यों का संचालन न हो पा रहा हो, ऐसी स्थिति में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है और राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देता है और वहां की शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है, ठीक। तो याद रखिएगा 356 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा तब करता है जब उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, अर्थात उस राज्य का जो क्रियाकलाप है, जो कार्य हैं, वो सभी कार्य संवैधानिक तंत्रों के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है और वहाँ की सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले लेता है। तो ये लगभग कुल 125 बार, कितनी बार लगा है? 125 बार लगा है। एक चीज़ और आपको हम बताएंगे, जो ये 352 है, 352 के तहत यदि राष्ट्रीय आपात लगता है तो इसकी समय सीमा 1 माह तक होती है, ठीक। इसकी सीमा 1 माह तक होती है, लेकिन यदि बीच में संसद द्वारा उसे संशोधन करा दिया गया तो ये 6 माह तक आगे बढ़ जाएगा, ठीक, 6 माह तक। अर्थात यदि राष्ट्रीय आपात को आगे बढ़ाना हो तो संसद द्वारा क्या कराना होता है? संशोधन कराना होता है। वैसे एक बार में 1 माह, लेकिन जब संशोधन हो जाएगा कितने माह तक बढ़ेगा? 6 माह तक। अब फिर आगे बढ़ाना हो तो फिर कितने माह तक? 6 माह तक। इस तरह 6-6 माह बढ़ता रहेगा। लेकिन जो राष्ट्रपति शासन है, यदि ये पहली बार लग गया तो 2 माह तक, पहली बार लग गया तो 2 माह तक रहता है। इसे भी यदि आगे बढ़ाना है तो इसके लिए भी संशोधन कराना होगा। और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम अब 3 साल तक लगाया जा सकता है, ठीक, 3 साल तक लगाया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा एक बार में नहीं, पहली बार कितने समय तक? 2 महीने तक। लेकिन यदि आगे बढ़ाना इसे तो फिर संशोधन कराना होगा और संशोधन कराने के बाद कितने समय तक? एक बार में 6-6 माह तक फिर वो बढ़ाया जा सकता है और कुल कितने समय तक? कुल 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक। अनुच्छेद देखेंगे 360। तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग जो है ये वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात में क्या होता है? यदि किसी राज्य का जो तंत्र है, सिस्टम है, वो पैसे की वजह से नहीं चल पा रहा है या धन की वजह से नहीं चल पा रहा है, तो चाहे एक ही राज्य हो या कई राज्य हो या पूरा भारत की स्थिति हो, तो उस समय क्या लगाया जा सकता है? वित्तीय आपात।
अर्थात धन का आपात। लेकिन आज तक ऐसी स्थिति भारत में नहीं आई कि वित्तीय आपात लगाने की आवश्यकता पड़ी हो। ठीक, तो इस प्रकार से राष्ट्रपति की सभी शक्तियां हो गई। आप नोट बनाते रहिए, इसको नोट करते रहिए जो भी बताए हैं, और जो भी आप पढ़िए उसको बहुत ध्यान से उसको समझिए। ये है तो क्या है, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये हुआ होगा तो क्यों हुआ होगा। जब आप इस तरह से पढ़ेंगे, उसको सोच करके पढ़ेंगे, और एक बार पढ़ने के बाद जो आप पढ़ रही हैं उसके बारे में सोचिए ये क्या चीज़ है या हमने क्या पढ़ा है। यदि आप उसको तुरंत भूल गए और ऐसे जगह पे आप बैठे हैं जहां आपकी कॉपी किताब उपलब्ध हो, और कोई प्रश्न ऐसा है जो आपके दिमाग में गूंज रहा है और समझ में नहीं आ रहा, आप उसको कॉपी किताब उलट के तुरंत देख लीजिए। आप कॉपी किताब उठाइए और तुरंत उस प्रश्न को देख लीजिए, क्योंकि यदि आप उसको तुरंत देख लेंगे तो फिर हमेशा के लिए आपका वो तैयार हो जाएगा, नहीं तो ये हमेशा के लिए बना रहता है और आपके पास समय नहीं मिल पाता है। ठीक, तो इस प्रकार जो भी पढ़ाई कीजिए बहुत ध्यान लगा करके पढ़ाई कीजिए। ठीक, यदि भविष्य में सफल होना है, आगे बढ़ना हो, तो हमेशा अभ्यास करते रहिए, और जो पढ़िए बहुत सही से पढ़िए, समय का निर्धारण करके पढ़िए। जब बैठिए आप तो कम से कम 1 घंटा या 2 घंटे से कम मत बैठिए, या अपने जो भी समय है 1-1 सेकंड का ख्याल रखें, व्यर्थ समय न गंवाएं। फिर दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपको आगे बढ़ने से और सफल होने से रोक सकती है। ठीक, तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।